नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कार्यकाल जो है सरकार का तीसरी बार बढ़ सकता है। समिति का कार्यकाल जो है 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। यूसीसी कमेटी के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं। 27 सितंबर को यह समाप्त हो रहा है। शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया है। 27 सितंबर को यह कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब तक 2 बार यह कार्यकाल बढ़ चुका है। गृह विभाग के विशेष सचिव रिद्धम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की है। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का इस बार कार्यकाल बढ़ाती है तो ऐसा तीसरी बार होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से 6 माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होने के बाद से केंद्र सरकार के प्रति लोगों में सकारात्मक उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बिल को लेकर देश की महिलाओं को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों से इसे अटका रखा था, लेकिन अब बिल पास होने पर देश की महिलाओं को बधाई। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान इसे लोकसभा में पेश किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था। विधेयक पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं संसद से पारित होने और कानून की शक्ल लेने से पहले विधेयक को 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत होगी। ये बहनों को बहुत बहुत बधाई है। अनंतो गत्वा दुर्गा की भावना जो है, इस सरकार ने जो 9.5 साल तक सोई हुई थी, जिसको सोनिया गांधी निरंतर जगाने का काम कर रही थी महिला विधेयक के मामले में, आरक्षण के मामले में, जो है वो कम से कम लेकर के आई और हमने पूरे खुले मन से उसका सपोर्ट किया है महिलाओं। मगर हम कह रहे हैं कि ये 2029 में क्यों, अभी लागू करो ना, 2024 में लागू करो। हाँ, और आप जो है पिछड़ों और दलितों को भी, दलित महिलाओं को भी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उसमें स्थान दीजिए। प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया। कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कूच किया गया। इस दौरान अंकिता भंडारी मर्डर केस, डेंगू, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला गया। हालांकि पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना सर तक मुंडवा डाला। वहीं सीएम कूच के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर समेत कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। ये एक संघर्ष है और महिला स्वाभिमान की रक्षा का संघर्ष है। बेटियों की अस्मिता की रक्षा का सवाल है। उत्तराखंडियत की अस्मिता की रक्षा का सवाल है। बेटियों को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले, उसके लिए ये प्रदर्शन है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन जो बढ़ रहा है निरंतर, उसके खिलाफ ये आवाज है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इसको लेकर उन्होंने आगामी कई सारे कार्यक्रम तय कर रखे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत अब प्रत्येक मंडलों में ऐसे कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा जो मंडल प्रवासीय कार्यकर्ता होंगे। इनमें वरिष्ठ नेताओं के लिए प्रत्येक मंडलों में प्रवास के लिए भेजा जाएगा। देखिए, हमारी 3 लोकसभा की हमारी मंडल महामंत्री, मंडलाध्यक्ष, ऊपर की पदाधिकारियों में बैठक हो चुकी है। उसमें 3 प्रकार के विषयों में चर्चा करते हैं। पहला विषय सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन। दूसरा, आगामी दिनों में ऐसे करने कार्य जो धरातल उतारे जा सकते हैं और जिसके कारण क्षेत्र की समस्या, प्रमुख समस्या का समाधान हो सकता है, उन समस्याओं को प्राथमिकता देने का बैठक में होता है। तीसरा, संगठनात्मक स्वरूप, नीचे तक हमारे जो बूथ जीता, चुनाव जीता भाव के साथ हम जो निर्णय लेते हैं 50+1% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, उस दृष्टिकोण से हमारे कार्यक्रम और भविष्य में कार्यक्रमों को क्रियान्वयन की दृष्टि से हमने बैठकें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार इस समय उत्तराखंड में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर ब्यौरा भी देते हुए उन्होंने वन विभागों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश के 71% वन भूमि से आच्छादित है। राज्य सरकार जल्द वन को लेकर
कानून बनाने जा रही है। वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर इस बार की घटनाओं की बात करें तो 20% की गिरावट भी वनाग्नि की घटनाओं में देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी वन पंचायतों में फलदार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। ये बहुत कड़े प्रहार हमने किए और मैं समझता हूँ आप सभी भाइयों को मालूम है कि संभवतः पूरे देश में पहली बार कोई पीसीसीएफ रैंक का अधिकारी निलंबित किया गया, आईएफएस रैंक के अधिकारी को जेल भेजने का काम किया और जितने सस्पेंशन पिछले 2 वर्ष में हुए हैं मैं समझता हूँ इतने राज्य बनने के बाद नहीं हुए थे और तमाम गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कई लोगों पर और निलंबन की गाज भी गिरेगी और निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर करने का काम कर रहे हैं ताकि ये एक संदेश जाए कि वनों के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डीलरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्लॉटिंग करने और उसे बेचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में सामने आ रही इन मामलों को देखते हुए धामी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में अब निजी वन और बगीचों में बिना अनुमति पेड़ काटने और अवैध कटान पर जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जेल का प्रावधान समाप्त करने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कई इलाकों में बगीचों को काटा जा रहा है और वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। इसको देखते हुए वन मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत आने वाले प्रावधानों को बनाए रखने का फैसला लिया गया। जी हाँ, ये मेरे पास जो संज्ञान आया कि बागवानों को लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं क्योंकि बागवान लोग सस्ते दामों में बेच देते हैं और उनको लगा कि जब 5,000 रुपये एक पेड़ का फाइन होगा तो बागवानों का समूल नष्ट किया जा सकता है और उसके बाद प्लॉटिंग करने का प्रयास कर सकते थे। तो उसी को रोकने के लिए हमने बागवानों में जेल जाने के प्राविधान को जिंदा रखने का निर्णय लिया और साथ साथ जो प्राइवेट जो निजी वन है, निजी वन में भी इसको हम लोगों ने जीवित रखा। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर एक बार फिर से सुर्खियों में है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में अपनी सदस्यता गंवा चुके बागेश्वर के श्यामा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हरीश ऐठानी की सदस्यता बहाल कर दी है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की सदस्यता निलंबन के आदेश को पलट दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय के आदेश को लेकर प्रेस वार्ता कर बताया कि जिला पंचायत सदस्य श्यामा हरीश ऐठानी और कांग्रेस नेता ललित फरसवाण का कहना है कि प्रदेश की धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था को कुचल रही है। एक झूठे भ्रष्टाचार के आरोप में बागेश्वर के श्यामा क्षेत्र से सदस्य हरीश ऐठानी को आनन फानन में बिना ठोस आधार के सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नैनीताल हाईकोर्ट की सदस्यता बहाली को लेकर आया फैसला ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार डरी हुई है, गलत आदेश पारित कर अपनी असफलताओं को उजागर कर रही है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है। ये षड्यंत्र जो मेरे खिलाफ था ये 2018 से 2017 से था। लगातार ये षड्यंत्र करते आ रहे थे। न्यायालय ने इनको डांट लगाई है कि 2018 में जब आपने जांच पूरी कर ली थी तो 2023 में लाने की जरूरत क्या थी। और भविष्य में भी ये जितना दबाएंगे, जितना झुकवाने की कोशिश करेंगे, उतना और ऊपर उभर के हम लोग सब पूरी ताकत के साथ आएंगे। और निश्चित तौर पर पूरी हमने जो सरकार ने जो हमारे पर आरोप लगाए थे, आज माननीय न्यायालय ने उसको माना नहीं। रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण करना अब पर्यटकों के लिए 3 गुना तक महंगा होने जा रहा है। दैनिक भ्रमण में 3 गुना जबकि रात्रि विश्राम में 1.5 से 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि हर वर्ष कॉर्बेट पार्क में देश विदेश से लाखों पर्यटक वनों और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक पार्क के अलग अलग जोनों में रात्रि विश्राम के साथ ही डे विजिट सफारी का भी लुत्फ उठाते हुए, वहीं पहले कॉर्बेट में डे विजिट सफारी के लिए पर्यटकों को 950 रुपए का शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 3,000 रुपए कर दिया गया। 18 से 18 सितंबर को हमारा नया जियो आया है। तो उस जियो में हमारा सारे रेट्स बढ़े हैं। वन विश्राम भवन, पूरा स्टेट का वन विश्राम भवन का रेट्स बढ़े हैं। तो इसमें हमारा जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है डेली जो हमारा विजिट होता है 4 घंटे का, तो उस विजिट में पहले लगभग 950 रुपीज लिया जाता था, तो अभी वो बढ़ के लगभग 3,000 तक आ गया है। और नाइट स्टे का वो लगभग 1.5 गुना बढ़ा है, कहीं कहीं 2 गुना भी बढ़ा है, बट 1.5 गुना लगभग बढ़ा है।
नैनीताल के रामनगर में सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ लोगों ने धरना दिया। इस दौरान लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के साथ स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पंचायत और नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ आम जनता ने पूरी तरह सहभागिता जताते हुए रामनगर अस्पताल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा कुछ साल पहले अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जनता को उपचार न देकर उन्हें रेफर किया जा रहा है। आए दिन मरीजों के साथ अवहेलना की जाती है। ये हॉस्पिटल केवल रेफर सेंटर बन चुका है। कभी यहाँ किसी बच्चे की मौत हो जाती है, कभी यहाँ किसी गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, और जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनको जो है सुबह तो कहा जाता है आपका ऑपरेशन शाम को होगा, लेकिन शाम के टाइम पर उनसे कहा जाता है कि हमारे बस की नहीं है, जच्चा और बच्चा की दोनों की जान खतरे में है, इन्हें कहीं बाहर ले जाइए, प्राइवेट में ले जाइए। और आए दिन कल भी मैं एक मामला देख रहा था यहाँ पे कि एक महिला से 2000 रुपए की मांग की गई, और जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसका एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद बच्चे और बच्चा दोनों की हालत बिगड़ गई और उन्हें यहाँ से कहीं अन्यत्र रेफर करना पड़ा। तो ये स्थितियां इस हॉस्पिटल की हैं। आए दिन शिकायतें यहाँ पे मिलती है। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे पास हफ्ते में नहीं भी तो 4 या 5 शिकायतें ऐसी आती है जो गंभीर समस्याएं होती है, जो गंभीर चीजें होती हैं, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर आम पंचायत प्रतिनिधि, नगर पालिका के प्रतिनिधि और छात्र नेता यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। 30 सितंबर को इसका टेंडर खत्म हो रहा है। यदि 30 सितंबर के बाद इसको बढ़ाया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे एक जोरदार आंदोलन करेंगे। और आज हम इसी क्रम में यहाँ पे एक दिवसीय उपवास और धरने कार्यक्रम में हम यहाँ पे बैठे हैं कि इसको पीपीपी मोड से हटाए। गणेश उत्सव सेवा समिति लंढौर बाजार मसूरी द्वारा गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान घंटाघर से सनातन धर्म मंदिर तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गणपति के जयकारे के साथ गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर गणेश उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष शानू वर्मा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इसी कड़ी में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। श्री गणेश सेवा समिति अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा, मंत्री संदीप गोयल ने आज 4 दिन का प्रोग्राम गणेश जी के सेवा में रखा है, जिसमें आज स्थापना होगी। 23 तारीख को भजन कीर्तन होगा और भंडारा होगा रात्रि का। 24 तारीख का मंदिर से यमुना ब्रिज तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी बड़े धूमधाम से। ये 5वां साल हमारा है। गणपति महोत्सव के दौरान गंगा में मूर्ति विसर्जित करने पर हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जित करने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। अगर कोई निर्धारित स्थान से अलग किसी भी गंगा स्नान पर मूर्ति विसर्जित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि वीआईपी घाट के सामने गंगा घाट पर, बैरागी कैंप क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र के घाट पर मूर्ति विसर्जित की जा सकती है। आपको बता दें कि देश भर में गणपति महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के दौरान लोग बड़ी संख्या में गणपति की मूर्ति गंगा में विसर्जित करते हैं। गणपति महोत्सव के लिए देखिए, एक तो हम लोगों ने जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों का डीडीसी की बैठक में भी ये प्लान है, निर्देश है डीएम साहब के कि किसी भी घाटों पे हम लोग मूर्ति को विसर्जन नहीं करने देंगे। उसके लिए 3 जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है, तो उन 3 जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएंगे। देहरादून स्थित राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि आयुष विभाग जल्द ही इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम में आयुर्वेद इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि अब जरूरत इस बात की भी है कि बच्चों को भी जड़ी बूटी का इतिहास पढ़ाने का काम किया जाए। पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर आयुर्ज्ञान का सम्मेलन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत से जो आयुर्ज्ञान के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया है कि इकट्ठे मिलकर हम आयुर्वेद के ऊपर में चिंतन और मंथन करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो अमृत निकलेगा, समाधान निकलेगा और जो हमारे संकल्प होंगे वो हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी के बाद में आयुर्वेद
योगा और मरम की गहराई को समझ गई है। आज सचमुच अंदर में रियलाइजेशन होता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारे जड़ी बूटियां और किस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको ये ज्ञान दिया है। ये हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी की जिम्मेवारी है कि हम इस ज्ञान और विज्ञान जो आयुर्वेदिक योगा और मरम है, इसको पूरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से साझा करें। मसूरी में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नगर पालिका सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और आज महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है। इस दौरान बीजेपी मसूरी मंडल महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि मातृशक्ति के लिए भाजपा सरकार द्वारा लाया गया विधेयक महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि नई संसद में महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से आज पारित हो जाएगा। आज लोकसभा में उसमें चर्चा की जा रही है, राज्यसभा में पहले पारित हो रखा है। अब जब वो विधेयक एक कानून बन जाएगा तो संविधान के अनुसार जब भी आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण लागू होगा। 33% आरक्षण हमारे बहनों के लिए लागू होगा। उसमें जो सिर्फ बड़े घरों की बहू बेटियां ही चुनाव नहीं लड़ेंगी, आम महिला उसमें चुनाव लड़ पाएंगे जब आरक्षित हो जाएंगी। पौड़ी के कंडोलिया खेल मैदान को एक बार फिर से खेल विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका से जिला खेल विभाग को हस्तांतरित करने को लेकर शासन ने निर्णय लिया है। दरअसल कंडोलिया मैदान का रखरखाव नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था, जिसको अब शासन द्वारा नगर पालिका से जिला खेल विभाग को हस्तांतरित करने पर सहमति दे दी गई, जिससे अब मैदान के सौंदर्यीकरण की भी उम्मीद जग रही है। खेल विभाग के मुताबिक जून 2019 में गढ़वाल मंडल के तत्कालीन आयुक्त के एक पत्र में खेल विभाग को रखरखाव को लेकर नगर पालिका को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला दिया गया। हालांकि इस मामले में शहरी विकास और खेल निदेशालय की ओर से कोई विधिवत आदेश पारित नहीं हो पाए। तब से खेल मैदान 2 विभागों के फेर में फंसा हुआ है। 2019 से ये नगर पालिका के अधीन था, जिसका पूरा रखरखाव नगर पालिका को करना था। तब से हम लोग भी इसमें हमारे जो रेगुलर जो कैंप थे, कोचिंग कैंप्स, वो तो चल ही रहे थे। क्रिकेट का कैंप और फुटबॉल का कैंप इस मैदान में चल रहा था। लेकिन जो यहाँ अगर बोला जाए कि सुविधाएं हम हमारे माध्यम से जो ये ग्राउंड का सौंदर्यीकरण होना था या इसमें धूप लगनी थी, वो कार्य नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे अधीन नहीं था। अब क्योंकि जब ये हमारे अधीन आ गया है तो इस मैदान के ऊपर जो भी काम होना है, चाहे वो धूप लगने का काम है, उसको विभाग स्तर पर हम करने की कोशिश। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर साहब के 755वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। हज हाउस में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और एसपी देहात स्वपन किशोर ने तमाम अधिकारियों के साथ और मेले में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान सभी को अहम दिशा निर्देश दिए गए। मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात को लेकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से मिलकर काम करने का जोर भी दिया गया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी के प्रति सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी सजग रहने के निर्देश दिए। तो उसी क्रम में आज एसपी देहात और मेरे द्वारा उसमें उनकी ब्रीफिंग भी करी गई और उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आज मौजूद थे, तो भी यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है, तो उनके भी हमने प्रॉपर ब्रीफिंग करी है कि जो भी व्यवस्था है वो प्रॉपर रहे, क्योंकि आगामी उर्स में भीड़ भी बहुत आती है, तो उसमें हमें बिल्कुल प्रॉपर रहना है, सारी व्यवस्था हमें ढंग से करनी है। इसके अलावा जो भी व्यवस्था हम प्रॉपर कर रहे हैं, सफाई आप देख ही रहे होंगे कि हम काफ़ी अच्छी
कोशिश कर रहे हैं, सफाई रहें। मैंने इनको एडिशनल ये निर्देश दिए हैं कि रेगुलर, क्योंकि डेंगू भी फैल रहा है पूरे शहर में, तो प्रॉपर फॉगिंग की जाए, प्रॉपर एंटी लार्वा का छिड़काव हो। तो अब एटलीस्ट 1 टाइम तो फॉगिंग की जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो मल्टीपल टाइम करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा रेगुलरली एंटी लार्वा का छिड़काव और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा कि कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि डेंगू यहाँ पे फैले। सेक्टर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बनाए गए हैं। आज प्रॉपरली सभी की ब्रीफिंग की गई है, उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है और साथ ही सचेत किया गया है कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में किसी तरह की कोई हड़बड़ी ना दिखाएं, मर्यादित और संयमित तरीके से व्यवस्थापन में आम जनता का भी सहयोग लें और आम जनता को सहयोग करें। नैनीताल के रामनगर स्थित तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत पीरूम दारा क्षेत्र में एक तस्कर हाथी की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हाथी के शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू की। घटना के बारे में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के एसडीओ प्रदीप कुमार धौलाखंडी ने बताया कि आम पोखरा रेंज के अंतर्गत हिम्मतपुर क्षेत्र में इस हाथी का शव मिला है। हाथी के शव का पशु चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हाथी की मौत ट्रेन की चपेट में आने से प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी मामले की जांच की जा रही है, जिसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।